एसी लिखो, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, आगे आओ तुम। अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है चलो लिखो बच्चों, लिखो इसके बारे में। व्हेन करंट स्लैश व्हेन करंट स्लैश वोल्टेज वोल्टेज changes its changes its direction changes its direction periodically and its magnitude continuously and its magnitude continuously changes its direction periodically and its magnitude continuously is called is called is called AC is called AC AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखो ऐसा मत समझना कि करंट है तो ये वोल्टेज कैसे आ गया, ये शॉर्ट में इसका करंट के लिए ऐसा होता है। इधर बच्चों एसी का मतलब ये नहीं कि इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज भी इज कॉल्ड एसी, बस अल्टरनेटिंग करंट लिखो इधर, लिख लिया ना एसी। देखो बच्चों इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आपको जो पढ़ना है वो ये वाला एग्जांपल, कि चाहे यहां करंट हो या वोल्टेज हो, टाइम के साथ इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड साइन का ग्राफ बने, साइन का ग्राफ आपको पता है ना, या कोसाइन का भी ग्राफ बने, तो इस तरह से सिचुएशन हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज या एसी करंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एसी वोल्टेज या एसी करंट होगा, ठीक है ना। बच्चों देखो यहाँ पे इसका जो मैं इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है, इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो बच्चों देखो इसका जो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये क्या फिर है, माइनस। तो ये डायरेक्शन अपना पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। पीरियोडिक का मतलब क्या है, रेगुलर इंटरवल में चेंज कर रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना है हमारे घरों में एसी सप्लाई कितनी आती है, 50 हर्ट्ज की। तो हर्ट्ज क्या किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों टाइम पीरियड ऑफ एसी निकालना है, अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ एसी निकालना है तो कितना होगा, 1/50। टाइम पीरियड ऑफ एसी कितना होगा, 1/50। तो बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल के आएगा 20 मिली सेकेंड। कितना आएगा, 20 मिली सेकेंड, 1/50 सेकेंड में आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ तो ये 20 मिली सेकेंड आपका आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो एसी घर में आता है उसका टाइम पीरियड क्या है, 20 मिली सेकेंड। एक टाइम पीरियड का मतलब क्या, एक साइकिल के लिए जो टाइम लगा। तो देखो बच्चे एसी की एक साइकिल का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक एसी की एक साइकिल मतलब साइन का पूरा ग्राफ बन जाए, ये क्या कहलाता है, एसी का एक साइकिल कहलाता है। तो एक साइकिल कितने सेकंड का होता है, 20 मिली सेकेंड का। तो बच्चों देखो इसमें 10 मिली सेकेंड तक 10 मिली सेकेंड तक करंट पॉजिटिव रहता है और 10 मिली सेकेंड तक करंट नेगेटिव रहता है ना, फिक्स है। हाँ, अगर एसी आता है 50 हर्ट्ज तो बच्चों 10 मिली सेकेंड तक करंट पॉजिटिव रहता है और 10 मिली सेकेंड तक करंट नेगेटिव रहता है। हाँ, ये किस केस में है, जब सप्लाई क्या आ रही हो, 50 हर्ट्ज। सप्लाई क्या आ रही है, 50 हर्ट्ज। पूरी दुनिया में सप्लाई 50 हर्ट्ज है, सिवाय जो अमेरिका से रिलेटेड कुछ कंट्रीज है उनके पास, अमेरिका में सप्लाई 60 हर्ट्ज। और अमेरिका के आसपास के जो कंट्री हैं जैसे मैक्सिको वगैरह है, वहां पे सप्लाई क्या है, 60 हर्ट्ज। अदरवाइज पूरे यूरोप में, पूरे भारत में जहां भी अंग्रेजों का शासन रहा है वहां पे 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है। 50 हर्ट्ज सप्लाई में हर 10 मिली सेकेंड बाद करंट का डायरेक्शन बदल जाता है।
मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि अगर एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया जाए और किसी को ये काम दे दिया जाए कि हर 10 मिली सेकेंड बाद इसके बैटरी के पोलैरिटी को उल्टा कर दो, तो जब पोलैरिटी प्लस में रहेगा तो करंट ऐसे जाएगा, जब पोलैरिटी उल्टा कर दोगे तो करंट ऐसे जाएगा। तो देखो एक डिवाइस से करंट आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे या पीछे करंट लगातार करता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसी सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसी सप्लाई। हमारे घरों में हम लोग एसी क्यों यूज करते हैं, डीसी क्यों नहीं यूज करते बच्चों? हमारे घरों में हम लोग एसी क्यों यूज करते हैं? एसी तो बेकार सप्लाई है, तुम्हें समझ आया, कभी आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, और फिर इसका देखो बच्चों डायरेक्शन तो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देख रहे हो कि नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, फिर इसकी वैल्यू घट रही है, फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर घट रही है, दोनों चीज हो रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एसी हम लोग यूज क्यों करते हैं बच्चों? अगर इसके जगह मुझे डीसी बनाना होता तो डीसी का टाइम के साथ अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ खींचता तो डीसी का ग्राफ कैसा होता है, डीसी का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये तो कितना प्यारा सप्लाई है, एक ही डायरेक्शन में करंट या वोल्टेज जा रहा है, अच्छा सप्लाई है कि नहीं? फिर भी हम लोग एसी ही क्यों यूज करते हैं, डीसी क्यों नहीं यूज करते? ठीक है बच्चों, तो उसका रीजन क्या है देखो, तो कुछ रीजन है। देखो भाई ये सब इंट्रोडक्शन है, थोड़ा जानोगे तो चीजें समझ में आएंगी कि हम लोग एसी को जानबूझ के क्यों पढ़ते हैं। और कोई भी एग्जाम दो, याद रखना, चाहे जेई दो चाहे नीट दो, 3 क्वेश्चन एसी से पक्का है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जो नीट के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन कंफर्म रहता है, 2 से ज्यादा, एक है रोटेशन और एक है एसी, ठीक है ना। और जिनका भी बायो बैकग्राउंड है उनके लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक गिना जाता है। समझ में आया बच्चों? एसी, क्योंकि इसमें आगे आप देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, चीजें इसमें डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें याद रखना बच्चों, डीसी की जगह एसी हम लोग क्यों यूज करते हैं? ऐसा इसलिए, पहले की जो प्रोड्यूस होता है, जैसे जनरेटर जो प्रोड्यूस करता है वो बाय डिफॉल्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एसी प्रोड्यूस। जैसे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, अल्टरनेटर ईएमआई के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, याद है ना आप लोग को? तो अल्टरनेटर को मैंने बताया था कि किसी भी अगर कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो अपने आप सप्लाई कैसी बन रही थी, एसी। तो बाय डिफॉल्ट जो पावर जनरेट होता है वो कैसा होता है, एसी। समझ में आएगी नहीं? दूसरी बात है कि बच्चों एसी को ट्रांसमिट करना आसान है, एसी को ट्रांसफर करना आसान है। क्यों? क्योंकि एसी में एक कमाल का डिवाइस है, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है उसका, ट्रांसफार्मर। बच्चों ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को चेंज नहीं करता है। जैसे मैंने ये समझाया भी होगा पीछे कभी कि 2 किलो, जैसे मान लो एसी मैंने ऑन किया, यहाँ 3 किलोवाट पावर की जरूरत पड़ गई, एसी मैंने जैसे ही ऑन किया मुझे कितने पावर की जरूरत पड़ गई, 3 किलोवाट। तो 3 किलोवाट पावर मान लो राजस्थान से मिलना है, कहां से मिलना है, राजस्थान से। तो अगर 3 किलोवाट पावर राजस्थान से मिलना है तो पावर प्रोड्यूस हुआ 220 वोल्ट पे, और 220 वोल्ट पे पावर प्रोड्यूस करके वो वायर में चढ़ा दी दिल्ली के लिए। तो अगर बच्चों देखोगे हरियाणा के बाद ही कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस हो जाएगा ना, करंट चलेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा, ओमिक लॉस हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, देखो पावर बराबर फॉर्मूला इतना तो पता है, उसको V इंटू आई होता है। तो बेटा अगर पावर तुम्हें 3 किलोवाट चाहिए और V तुमने 220 रखा है तो आई उसी के करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट से ही लॉस होता है, लॉस किससे होता है, करंट से। तो इसीलिए बच्चों ट्रांसफार्मर जैसा डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को कई गुना बढ़ा देता है और करंट उतने ही गुना कम हो जाता है। जैसे वोल्टेज को अगर उसने 1000 गुना बढ़ा दिया तो करंट 1000 गुना कम हो जाएगा, तो लॉस आपका फिर कम हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ट्रांसफार्मर ऐसा कर, जैसे आप सुनते नहीं हो कि 33 लाख या 1 लाख वोल्ट की लाइन जा रही है, 33,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत हाई पावर की। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा लॉस कम होगा। तो इसीलिए बच्चों ट्रांसफार्मर केवल एक ऐसा डिवाइस है जो एसी पे काम करता है और इसका काम है वोल्टेज बढ़ाना। तो जब पावर प्रोड्यूस होता है, जब पावर प्रोड्यूस होता है तो उसका पहले प्रोड्यूस होता है 220 वोल्ट, ठीक है। अब उसका वोल्टेज बढ़ा के, जैसे मतलब राजस्थान से लेना है हमें, तो उसका वोल्टेज बढ़ा के 1 लाख वोल्ट कर दिया जाएगा और उस पावर को फिर दे दिया जाएगा।
तो 1,00,000 वोल्ट आ जाएगा दिल्ली के पास किसी सब स्टेशन पे, फिर वहां से वो 33 किलोवाट में किलोवोल्ट में चेंज हो जाएगा, फिर वहां से आपके पास वाले ट्रांसफार्मर के पास आएगा, फिर पास में कोई आपके छोटा सा सब स्टेशन होगा, वहां से वो कन्वर्ट होगा 11 में, 11 के बाद फिर आपके घर वाले ट्रांसफार्मर के पास आएगा, वहां जाके वो कन्वर्ट होगा 220। तो शुरू में बढ़ा के भेजते हैं, लेकिन यूज तो हम बढ़े हुए पे कर नहीं सकते, यूज कम पे करना है तो फिर घटाते हैं, तो दोनों जगह ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, रिसीवर एंड पे बढ़ाने वाला और हमारे एंड पे घटाने वाला। ठीक है बच्चों, तो पावर सप्लाई पावर का ट्रांसफर करना एसी में आसान होता है, इसलिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं यार? तो बच्चों एसी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पावर प्रोड्यूस होता है एसी से होता है, और एसी को ट्रांसफर करना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह एसी को ट्रांसफर करना आसान है, मतलब इसमें पावर का लॉस कम होता है। समझ आ रहा है आप लोग को? तो बच्चों देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये तो खैर बेसिक बेसिक बातचीत थी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन होगी बच्चों, कोई भी एसी हो, एसी वोल्टेज या एसी करंट है, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज स्लैश करंट, ठीक है ना? तो बच्चों मैं वोल्टेज के लिए लिख रहा हूँ, ईएमएफ के लिए लिख रहा हूँ, ईएमएफ, तो ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? ई से। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन, बच्चों ये पहले भी पढ़ चुके हम लोग, ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? एन बी ए ओमेगा, ये डिराइवेशन है ईएमआई में, ठीक है? जितने लोगों ने बता, देखो बच्चों ई नाम देखो क्या क्या है, इस ई को कहते हैं, नाम याद रखना, इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इस ई को क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इंस्टेंटेनियस। देखो कहीं भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा तो याद रखना उसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी टाइप का टर्म जरूर हो, अगर कोई वोल्टेज इस तरह से लिखा हुआ है उसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस है, नाम देखते समझते चलना नाम। दूसरा बच्चों अगर ई नॉट को देखो, ई नॉट को, तो ई नॉट को कहते हैं पीक ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको? पीक ईएमएफ। पिछले ग्राफ में देखो बच्चों एसी की वैल्यू हर समय ज्यादा नहीं रहती, लेकिन एक मोमेंट पे एसी ज्यादा होगा, तो ये वाला ईएमएफ क्या कहलाएगा? पीक ईएमएफ। तो इतना मैक्सिमम ऊपर और इतना मैक्सिमम नीचे जाएगा माइनस में, तो ये क्या कहलाता है? पीक ईएमएफ कहलाता है, ठीक है ना? तो अगले साइड में ये पीक ईएमएफ कहलाता है बच्चों, ये पीक ईएमएफ होता है, समझ में आएंगे नहीं? अच्छा तो हमारे घर में सप्लाई, अच्छा ओमेगा क्या है? तो ये ओमेगा वो कहते हैं बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 50 हर्ट्ज का आता है, तो हमारे घरों के लिए ओमेगा क्या होगा? हमारे घर में जो सप्लाई आता है बच्चों वो 50 हर्ट्ज का आता है, तो बच्चों ओमेगा जो एफ होता है जो हमारे घर में 50 हर्ट्ज, उसको बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। बच्चों इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, दोनों ऑप्शन में बता रहा हूं, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? तो कहीं भी वर्ड है तो याद रखना है रिलेशन भी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है? बच्चों हमारे घर में बोला जाता है कि 220 वोल्ट आता है, कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट आता है, ये तो गलत बात है, हमारे घर में जो वोल्ट आता है वो तो लगातार बदलते रहता है, तो आप 220 क्या कहते हैं? हमारे घर में जो वोल्ट आता है बेटा वो तो लगातार बदलते रहता है, अभी आपको मैंने पीछे दिखाया, तो आप कहते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, तो 220 क्या है? 220 क्या है? ई नॉट है कि ई है कि क्या है? तो बच्चों न ई नॉट है न ई है, वो हम आपको आगे बताएंगे वो क्या है, ठीक है ना? तो बच्चों समझ में आया ना? यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? अगर ईएमएफ होगा तो ऐसे ही होगा, करंट होगा तो भी ऐसे होगा, अगर मान लो इक्वेशन करंट का होगा तो करंट होगा तब भी ऐसे ही होगा। हाँ यहाँ देखो ओमेगा टी के साथ कुछ कुछ आ सकता है, जैसे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 कुछ आ सकता है,
करंट इसी तरह लिखोगे तो आई बराबर आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई एंगल वगैरह भी आ सकता है सर, ठीक है ना। तो ये करंट होगा, फिर से आई एक क्या क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, और आई नॉट को क्या बोला जाएगा, पीक करंट, आई नॉट को पीक करंट बोला जाएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक बातचीत, ठीक है बेटा। फिर देखो हम लोगों ने बोला कि हम लोग आलसी लोग हैं, फिर बोला बार बार ये बदल बदल रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है पढ़ने में, तो हमने बोला एवरेज एवरेज निकाल के कर लेते हैं कुछ काम, कुछ एवरेज निकाल के देख लिया जाए। तो बच्चों एवरेज निकाला हमने, तो बताओ एक साइकिल में एसी का एवरेज कितना होगा, एक पूरे साइकिल में, अगर मान लो एसी का एवरेज मैं पूरे साइकिल में निकालता, तो पूरे साइकिल में एसी का एवरेज, एक साइकिल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एक साइकिल है, एक साइकिल में एसी का एवरेज क्या होता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एसी इन वन साइकिल, कॉमन सेंस यूज करो, क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितना प्लस में एसी है उतना ही माइनस है। तो अगर प्लस वाला ये आएगा, एवरेज निकालोगे, तो माइनस वाला ये आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने कहा यार एवरेज फुल साइकिल में निकालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तो हमेशा जीरो आएगा। अगर एसी है और उसको फुल साइकिल में उसका एवरेज निकला है, तो उसका एवरेज हमेशा कितना आएगा, जीरो। तो इसको नोट करके अगले स्टेप में लिखो, एवरेज average of AC in full cycle is always zero. Average of AC in full cycle is always zero. Average of AC in full cycle is always zero. Average of AC in full cycle is always zero. Average of AC in full cycle is always zero. बच्चों एक फुल साइकिल में जो एसी का एवरेज होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एकदम सत्य वचन है, होगा ही होगा। अगर वो एसी है और उसका एक साइकिल लिया जा रहा है तो 100% उसका एवरेज क्या होगा, जीरो। लेकिन बच्चों हाफ साइकिल में तो नहीं होगा, हाफ साइकिल में तो नहीं होगा, चाहे प्लस चाहे माइनस में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है बच्चों ना, हाफ साइकिल में नहीं होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे कि यहां से लेके यहां तक जो टाइम है इसको हमने एक टाइम पीरियड कहा था, लेकिन साइन में हमेशा क्या पड़ता है, एंगल। जो आपने साइन पढ़ा था, साइन वाला इक्वेशन आगे पढ़ा था बच्चों, साइन ओमेगा टी था ना, तो अगर टाइम पीरियड दिया हो तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड दिया हो तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, या ओमेगा दिया हो तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कहां गए हो दूसरा, ओमेगा दिया हो तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो बच्चों याद रखना एफ बराबर क्या होता है, 1/t, एफ बराबर क्या होता है, 1/t, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2π/t। बच्चों एफ की जगह 1/t रखें, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, एफ की जगह 1/t है, समझ में आ रहा है, आगे चले बच्चों, देखो अब थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे बच्चों इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है ना। देखो तो लिखो एवरेज ऑफ एसी इन हाफ साइकिल, एवरेज ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। हाँ बच्चों इसमें डेरिवेशन है, एवरेज ऑफ एसी इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में एवरेज निकालते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, एवरेज ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। देखो इधर, तो जैसे मैं बोलूं कि आपको अपने किसी वेट का एवरेज निकाले या मार्क्स का एवरेज निकाले, तो आप लोग कैसे निकालते हैं मार्क्स का एवरेज, कैसे, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में मुझे मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो 10 बच्चों के एक मार्क्स आए, फिर उनके आए तो सबका 10 बच्चों क्या है, फिर कितने आए मल्टीप्लाई किया, फिर 10 बच्चों क्या है कितने आए मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे क्या किया, टोटल नंबर ऑफ बच्चों से डिवाइड कर दिया जोड़ने के बाद। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन बच्चों क्योंकि एसी का एक फंक्शन आता है, फंक्शन आता है ना साइन का, तो साइन के एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों याद रखना, एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ ए फंक्शन,
कभी भी आपको एक फंक्शन का एवरेज निकालना है तो उसका तरीका होता है, मैथ में भी तुम्हें काम आएगा, एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका होता है, एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। कोई भी फंक्शन हो उसका एवरेज निकालना हो उसका ये तरीका होता है। ठीक है बच्चों, एफ एक्स डी एक्स अपॉन, मतलब इसमें देख लिया एक बच्चे ने कितना मार्क्स पाया, कितने बच्चे थे उनसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे। इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है। तो जोड़ ही तो रहा हूं, कितने, ये dx क्या है, नंबर ऑफ बच्चे, fx क्या है, जो उन्होंने मार्क्स पाया, मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसको हर छोटे छोटे dx के लिए जोड़ दिया। लिमिट लगाऊंगा तो पता चलेगा कहां से लेके कहां तक जोड़ना है। और नीचे क्या है, dx का इंटीग्रेशन करूंगा टोटल नंबर ऑफ बच्चे। समझ आ रहा है करते, dx का इंटीग्रेशन करूंगा टोटल नंबर ऑफ बच्चे। बच्चों ये है, ये मैं मिटाऊंगा, ये ठीक है ना, लिख लिया ना इसको। तो बच्चों अब हम AC का निकालने वाले, AC का एवरेज, AC का एवरेज निकालने वाले बच्चों। तो AC का एवरेज कैसे निकालूं, तो देखो इसका तरीका है, एवरेज ऑफ AC निकालने वाला। ये साइन बच्चों एवरेज का होता है, ठीक है ना, ऐसे अगर साइन लगा दो तो क्या होता है फिजिक्स में, एवरेज का। तो बच्चों एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज निकलेगा तो AC का फंक्शन ई डी टी अपॉन डी टी। बच्चों लेकिन हमें टाइम पीरियड क्या लगना पड़ेगा, 0 से T/2, 0 से T/, उत्सव टी क्यों नहीं रख रहा हूं, टी क्यों नहीं रख रहा हूं, मतलब 0 से T क्यों नहीं रख रहा हूं, 0 से T/2 क्यों रख रहा हूं। ए रुक जाओ, उत्सव से पूछा मैंने, जीरो से 0 से T/2 क्यों रख रहा हूं, 0 से T क्यों नहीं रख रहा हूं। हाफ साइकिल है, फुल साइकिल के लिए नहीं निकाल सकते हम लोग, फुल, रुक जाओ, फुल साइकिल के लिए नहीं निकाल सकते, 0 होता है। ठीक है समझ में, चलो मेरे को लग रहा है ध्यान। हाफ साइकिल के निकाले, फुल के लिए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, 0। तुम बता रहे थे उसको, बता रहे थे क्या उसको। बच्चों T/2 को ध्यान से देखो, T/2 को मैं लिख सकता हूं 0 से लेके π/ω। तबीयत खराब है तुम्हारी, तो क्या हुआ, तुम क्या कह गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। 0 से π/, बच्चों ये कैसे लिखा, ए इधर ध्यान दो, ये कैसे लिखा मैंने, 0 से T/2 को π/ω कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा, कहा गया, T बराबर कितना होगा, 2π/ω। तो T/2 कितना होगा, π/, समझ में आ रहा है ना, T कितना होगा, 2π/ω, फिर से देख लो, तो T/2 कितना होगा, π/, E की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू कितनी होगी, E0 sin ω t, और यहां क्या होगा, dt, दिस डिवाइडेड बाई dt, लिमिट क्या, 0 से π/ω। बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे, उम्मीद कर लूं आप लोग के ऊपर। E0 बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, कितना कितना बचेगा, sin ω t dt, 0 से π/ω अपॉन 0 से dt। अरे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन, इस नीचे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, केवल x होता है ना, तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन कितना होगा, केवल t। तो बच्चों अगर यहाँ लिमिट चढ़ा है 0 से π/ω, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, करके बता दे रहा हूं, देखो बार बार नहीं करूंगा, एक बार करके बता दे रहा हूं। देखो अब क्या करेंगे, E0 बाहर ले लिए, sin ω t का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है सबको, पता है बेटा, पता है sin ω t का इंटीग्रेशन, जितने लोग को नहीं पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे बताओ, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा,
जिसको नहीं पता है लिख लेगा ये, साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा का होगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। मतलब जो अंदर होता है वो तो रहता है, डिवाइड होता है बाद में। लिखो बाय वाले, लिखो तुम साइड में ऊपर लिखो, उसी साइड में ऊपर लिखो जो जगह खाली होती है कॉलम में ऊपर, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तुम लोग को आता है, नेक्स्ट लेसन पूछो। और साइन 2 थीटा डी थीटा का होता है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साथ में सी भी होता है, तो सी में छोड़ रहा हूं अभी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है छोड़ रहा हूं। ठीक, डन। अच्छा लिखना है क्या अभी, कोई बात नहीं, लिख लिया ना। ये बताओ पहले फॉर्मूला लिख लिया ना। अरे रुक जाओ, फॉर्मूला भी नहीं आता क्या तुमको, फॉर्मूला नहीं आता था। ऊपर से लिखना है, लिख लो फिर, या रुक जाओ देख लो, एक ही बार लिखना, रुको एक ही बार लिखना, रुक जाओ बेटा। पहले बताओ अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ तो, साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होगा, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा, बाहर ले लूं, अरे ओमेगा जो नीचे आता है उसको बाहर ले लिया, इंटू अंदर क्या बचेगा, अरे कॉस का ही तो माइनस बाहर लिया है, अरे माइनस आ रहा था ना उसका, उसका माइनस पहले ही बाहर ले लिया है। कॉस ओमेगा टी आता था, माइनस बाहर ले लिया, ओमेगा, ओमेगा ही बाहर, अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और यहाँ लिमिट क्या लगा दोगे, 0 से पाई बाई, और नीचे क्या आएगा, नीचे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, टी आएगा ना, और यहाँ क्या जाएगा 0 से पाई बाई। अब देखो इधर माइनस ई नॉट बाई ओमेगा। अब सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू डालते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू डालो, कितना होगा, कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह क्या पड़ेगा, पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0। अरे बोलो जी बेटा, जिनको नहीं पता है, जब इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाता है तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू डालते हैं, फिर माइनस लगा के फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले पाई बाई ओमेगा टी की जगह डालेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा। बेटा माइनस लगाया, फिर टी की नीचे वाली वैल्यू पुट की, तो टी 0 हो गया तो कॉस 0 हो गया ना। ये रूल याद हो, पहले ऊपर वाली वैल्यू डलती है, माइनस लगा के नीचे वाली। अब नीचे देखो टी, तो पहले पाई बाई ओमेगा डलेगा, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा पाई बाई ओमेगा और माइनस, पहले टी में क्या डाला, पाई बाई ओमेगा, फिर बेटा माइनस लगाया, क्या डाला, हालांकि पाई, लेकिन प्रोसीजर पहली बार समझ रहे हैं तो पूरा समझ, बात समझ में आ रहा है क्या किया है बेटा। अब इसके बाद तुम लोग नोट कर लो, ये कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आगे चलो। ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, कॉस पाई बचेगा बस। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, कॉस पाई -1। खुद निकाल विकाल के मेरे को आंसर बताओ। कॉस पाई -1 होता है, और कॉस 0 क्या होता है, 1। उत्सव तुमसे आंसर चाहिए मेरे को, फटाफट आंसर, फाइनल, फाइनल वाला आंसर तुम्ही से चाहिए, चलो जल्दी करो। अरे अभी वाला, अभी वाला। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बस वो है क्लास में बहुत बड़ी बात। आज भी जगहोगी क्या तुम,
एक आध घंटे सो लेना। ठीक है, बाकी लोग निकालो। अरे इधर वाले तेज पड़ गए, तुम लोग गधे पड़ गए, निकालो गधा। 2E0/पाई। बच्चों नोट कर लिया? बेटा नोट हो गया सबका? आ गया बेटा? यहां तक नोट कर लिया? देखो इधर ध्यान से बच्चों, अब -E0/पाई है ना, तो अब क्या लिखेगा देखो, -E0/ओमेगा। कॉस पाई बेटा होता है -1, और कॉस जीरो कितना होता है 1। तो क्योंकि माइनस पहले से है तो -1 दिस डिवाइडेड बाई पाई/ओमेगा। देखो बेटा पाई/ओमेगा, तो ऊपर से कितना हो जाएगा 2E0, 2E0/ओमेगा। और बच्चों पाई/ओमेगा डिवाइड करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, कितना आएगा 2E0/पाई। हाँ यार कर लो यार, मैं टीचर हूं, मैं मुझे सबको बताना है। मेरा सबको बताना धर्म है ना। तो बच्चों हाफ साइकिल में एवरेज क्या आएगा 2E0/पाई। मुझे तो डिटेल में बताना ना सारा सोल्यूशन। ठीक है ना? E0 क्या है यहाँ पे? E0 क्या है यहाँ पे? थोड़ी ठीक है, लिख लिया? बच्चों अगर ईएमएफ की जगह करंट रहता तो क्या होता? ईएमएफ की जगह करंट रहता तो क्या होता? 2I0/पाई। ईएमएफ की जगह करंट रहता तो क्या बदलता? E0 की जगह I0 आ जाता और 2I0/पाई आता। ठीक है ना? तो एवरेज याद रखोगे ना, एक साइकिल में एवरेज होता है, हाफ साइकिल में एवरेज होता है हाफ साइकिल में 2E0/, हो गया? अगला पेज, अगले पेज में तो लिखा है वैसे कि एवरेज इज इक्वल्स टू E0। हो गया? मयन फुल साइकिल में एवरेज एसी का कितना होता है? क्या बोल रहे हो उसको? कोई बात। डन। चलो इधर ध्यान दो, अगला लिखो। डीसी इक्विवेलेंट, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। अगला हेडिंग डालो, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। अगला हेडिंग, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी स्लैश रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एवरेज। डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी या रूट मीन स्क्वायर एवरेज, रूट मीन स्क्वायर एवरेज। ठीक है? तो बच्चों मान लो इधर देखो, मुझे 3 नंबर का एवरेज निकालना है 1 2 3। ठीक है ना? तो पिछले मेथड में हमने निकाला कि 1 + 2 + 3/3 कर दिया। तो ये पीछे वाला जो तरीका था इंटीग्रेशन वाला वो ये था। लेकिन अगर मुझसे कोई बोले कि इसका रूट मीन स्क्वायर एवरेज निकालो, कई तरीके का एवरेज होता है। एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है ये जो अभी निकाला आपने नॉर्मल एवरेज था। अब हम कौन से एवरेज की बात करें? रूट मीन स्क्वायर एवरेज। तो इन तीनों का रूट मीन स्क्वायर एवरेज कैसे निकलेगा? 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर/3, और ये पूरा रूट में। कभी 3 नंबर का रूट मीन पहले स्क्वायर करो, है ना,
फिर उसके बाद मीन लो, फिर रूट लगाओ। रूट लगाओ किसका? स्क्वायर के मीन का। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि तुमसे अगर बोले कि 3 करंट है, उनका रूट मीन स्क्वायर एवरेज बताओ, तो ये तरीका है, पहले स्क्वायर कर लो, ये भी काइंड ऑफ एवरेज है, स्क्वायर कर लो। ये तरीका बता रहा हूं सीखने के लिए, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एवरेज। तो बच्चों जब किसी फंक्शन का रूट मीन स्क्वायर एवरेज निकालना होगा तो क्या करें? किसी फंक्शन का अगर रूट मीन स्क्वायर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? देखो, तो वो एवरेज कैसे निकलेगा, उसको हम कह रहे हैं ईआरएमएस। अभी ईआरएमएस कह रहे हैं या कुछ, चलो ये, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो तुम क्या करते हो, पहले ई स्क्वायर का एवरेज लेते हो, तो ई स्क्वायर dt, पहले स्क्वायर करोगे, अपॉन, पहले एवरेज भी तो लोगे, तो फिर dt, ई वही, ये ई आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। शॉर्ट में क्या लिखना है उसको? रूट मीन स्क्वायर। उसको बार बार कहेंगे आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, तो आरएमएस वोल्टेज मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ठीक है ना? तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो पहले स्क्वायर करके ऐड किया, फिर उनका नीचे जितने थे उतने से डिवाइड किया, फिर पूरे का क्या किया? रूट लिया। एक का निकाल लो, दोनों का वही होगा। तुम उसको तो छोड़ दो, तुम साइन थीटा का निकाल लो आरएमएस, तुम कॉस का निकाल लो आरएमएस, तुम टेन का निकाल लो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आरएमएस एवरेज निकाल, कोई भी फंक्शन है उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला, ये हम ऐसा नहीं फिजिक्स के लिए, वो पीछे जो फॉर्मूला बताया हर जगह चलेगा, अभी जो फॉर्मूला बता रहा है आरएमएस एवरेज निकालने का हर जगह चलेगा। ठीक है? तो बच्चों आइए, बहुत कठिन डगर है, इसको हम लोग चलते हैं, कवर करते हैं। अच्छा एक बार बताओ पीछे, अरे कहाँ गया? अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था ना। एक बार बताओ तुम लास्ट में, इस वाले में बताओ, जब मैंने 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, अपॉन 3 किया, तो क्या 3 का भी स्क्वायर किया? नहीं किया था ना, वहां तो केवल 3 रखा था ना, इसीलिए dt का स्क्वायर नहीं हुआ। अरे भगवान, ऐसे ऐसे लोग, तुम लोग करोगे क्या? ऐसा करोगे? जुल्म ढाओगे मेरे ऊपर तुम लोग? समझ गए ना बात को? ऐसा मत करो भाई। ठीक है, देखो इधर ई स्क्वायर डी टी बच्चों, अब आपको आग पे चलना है, वैल्यू डालो, आग पे चल के दिखाओ। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इसका रूट मीन स्क्वायर एवरेज निकालता हूं, तो क्या एक साइकिल के लिए निकाल सकता हूं? ए मोबाइल, जब्त कर लूंगा, बोर्ड बांध दूंगा। बताइए रूट मीन स्क्वायर एवरेज। अच्छा एक साइकिल के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं? जीरो आएगा क्या? ध्यान दो, एक साइकिल के लिए क्या रूट मीन स्क्वायर एवरेज जीरो आएगा? गधे हो क्या तुम लोग एकदम? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं हो जाएगा? सौ जाए तुम्हें? एक पूरे साइकिल में आरएमएस एवरेज जीरो नहीं आएगा, किसके दिमाग में क्लिक हुआ सबके? कि बच्चों माइनस, हाँ नहीं आएगा भाई, एवरेज में स्क्वायर का एवरेज, जैसे मैं बोलूं 1, -2 है, रुक जाओ, तुम समझ गए कि आगे समझाऊं मैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो तुम लोग। जैसे 2, -2 है, इनका एवरेज निकालो क्या आएगा? जीरो, लेकिन स्क्वायर एवरेज निकालो तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अपॉन 2, अब थोड़ी टू है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बच्चों इसीलिए हम अब की बार फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए नहीं। तो यहाँ लिमिट चलेगी 0 से t और 0 से t।
और टी को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ, इसको कौन बताएगा? ये पूछ रहा है कि टी क्यों है यार। अरे पास वाला राज समझा दो यार, तुम थोड़ा समझाओ इसको। ये नहीं समझा पाएगा, समझाओ उसको, समझाओ उसको टी क्यों है आपकी बात। बेटा आपकी बार, एक पिछली बार में क्या समस्या था, एक साइकिल में 0 आ जा रहा था, तो हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया। लेकिन जब आरएमएस निकालेंगे तो एक साइकिल में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो अभी तो डिस्कस कर रहे थे वो। इसीलिए एक भाई सबसे अच्छा है कि एवरेज पूरे साइकिल में कैलकुलेट, लेकिन पीछे मजबूरी हो गई क्योंकि फुल साइकिल में 0 हो गई। लेकिन यहाँ तो भाई कर सकते हैं। बच्चे पगला जा रहे हैं। ई नॉट स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखू ना, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी। इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ लियो ना 12th वालों। यहां लिख देना 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? ये वाला क्वेश्चन तो मुझे ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये तो आपको पता ही होगा। इतना लिख लिया पहले बताओ। अब इतना लिख ले तो उसका रुक जाना। अब मैं पूरा लिखूंगा, अब तुम देखना पहले। लिख ले, इतना लिख के रुक गए? अरे लिख ले ना इतना, राज क्या हुआ, हो गया, लिख ले। इधर सुनो, पहले मैथ की क्लास लो, ठीक है? बच्चों साइन थीटा होता था तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर लेते थे। साइन थीटा डी थीटा का अभी आपने बताया, बताने कितना आया था, माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है। तो बच्चों इसमें एक फॉर्मूले का सहारा लिया था, ध्यान दो इधर। एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, पता है आपको? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, होता है ना? इसका एक और फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। तो जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन स्क्वायर फंक्शन का करना हो तो आप इसका सहारा लेते। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, दूसरे वाले से कर सकता हूँ? तो बच्चा साइन इन कॉस टू थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस टू थीटा अपॉन, ये इसको इधर भेज दो। बताओ बेटा, शायद हो गया, देख लो। चले चले, सन्नाटा। अरे रुक जाओ, पहले तुम लोग बताओ सन्नाटे में क्यों चले गए? ट्रिग्नोमेट्री परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं जो बता रहा हूं उसको सीखो। ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता है। जिसको इंटीग्रेशन आता भी होगा, जिसको नहीं भी आता होगा, उसको यही मेथड सीखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। परेशान नहीं होना है जीवन में, एक बार सिखा रहा हूं, सीख लो। कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, एक ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ा था आपने बचपन में,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों, हमने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा है कि लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन करना आसान है, पावर वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना कठिन है। तो अगर मैं ये पावर को लीनियर टर्म में बदल दूं तो इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो बच्चों यही जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना, इसका मैंने इस्तेमाल किया। साइन स्क्वायर है यहाँ पे पावर 1 है, cos 2 थीटा में पावर 1 है। ये स्क्वायर नहीं है, ये एंगल का डबल है। ये स्क्वायर नहीं है, एंगल का डबल। इतना पता है ना तुम लोग को, ये एंगल का डबल है, स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मैं वैल्यू निकालू, तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, और बेटा तो इसको इधर भेजूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से डिवाइड कर दिया। ए गधा, मेरी तरफ देखो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चंस आर वेलकम। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो बोलो, नहीं बोलो तुम क्या बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, मत सोचो, मत सोचो बच्चों, ठीक है ना। ये किसी को दिक्कत इसमें तो बताओ, बस उसको उठा के यहाँ रख दो, उसको यहाँ उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब पिछली स्लाइड पे, ये तो मैथ की क्लास थी, जो भी पीछे पढ़ा रहा था वो क्या था, मैथ था। अब फिजिक्स की बात। फिजिक्स में साइन स्क्वायर थे, पहले ई नॉट को बाहर करो, ई नॉट स्क्वायर बाहर होगा इंटीग्रेशन के, और फिर रूट के भी बाहर हो जाएगा। ई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर होगा, फिर रूट के भी बाहर हो जाएगा, ई नॉट आ जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है ना, ई नॉट स्क्वायर रूट के बाहर ई नॉट हो जाएगा। तो ई नॉट अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर कॉस होगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, और यहां लिमिट चलेगा 0 से पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अरे समझ में आया मैं क्या लिख दिया, नहीं आया ना? बहुत बहुत अच्छे, ऊपर तक लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे? थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था, मैं दोबारा लिख दूं। तो बच्चों ई नॉट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इससे तो सब लोग सहमत है कि नहीं? अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह इंटीग्रेशन लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, पीछे जो लिखा था। तो कितना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई। ठीक है, और दिस डिवाइडेड बाई, बच्चों इसको मैं डायरेक्ट लिख लूं, इसका इंटीग्रेशन टी आएगा। सुनो ध्यान से इधर, बच्चों इधर ध्यान से सुनो, इसका इंटीग्रेशन टी आएगा, अरे पीछे तो अभी किया था ना, और 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, तो डायरेक्ट 2 पाई बाई ओमेगा लिख दूं, बार बार लिखने से मुक्ति मिलेगी, इसको वजह से बोल। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ऊपर वाले को हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां होगा 1 बाई 2 डी टी माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। उड़ गए तोते भाई साहब, क्या हो गया, तोते उड़ गए ना? नहीं उड़े, बच गए, उड़ गए। बच्चों इसको इसको यहां लग दो, तो इसको 1 बाई 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बच्चों इंटीग्रेशन को माइनस के अबाउट तोड़ दिया, मतलब तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक बार बेटा देखो, 1 बाई 2, इसको 1 बाई 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2 लिख सकता हूं ना? तो 1 बाई 2 का अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, और माइनस के बाद
कॉस 2 ओमेगा 2 का अलग से इंटीग्रेशन। बोलो भाई। क्या हुआ बेटा, बताओ तुम बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अरे बेझिझक बोलो, क्या करते हैं, बोलो। बाहर ही नॉट आएगा बिल्कुल। हाँ टी स्क्वायर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम। अरे रुक तो जाओ, वो बच्चों को क्लियर ही नहीं हुआ। तुम लोग पागल करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊं, देखो अच्छा कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर इधर इधर। अरे मत लगो, कर दूंगा, अभी दिखा दूंगा। डाउट तो कर लो दूर। बच्चों जितने लोग को नहीं पता है मैं बता दूं कि जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स का, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई टू। अरे टू से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन ये अलग कर लूं और माइनस को तोड़ के ये अलग कर लूं। अब आ रहा है समझ में, अभी भी नहीं है, आए समझ में, आए तुमको, आए। देखो वही किया है, ध्यान से पीछे देखो। 1 बाई, ये था, टू को 1/2 हो गया, इसको कॉस 2 ओमेगा टी बचा, बीच में माइनस, तो माइनस के उधर का अलग कर लिया, माइनस के इधर का अलग कर लिया। तो माइनस के उधर क्या था 1/2, माइनस के इधर क्या था 1/2 कॉस 2 ओमेगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत, किसी दिक्कत नहीं है ना। चले आगे। ये 11 मत समझ लेना, ये नोट कर लो यहां तक जिसको करना है। जिसको नोट करना है कर लो, हो गया, जल्दी करो जल्दी। अरे इसके बाद जल्दी जल्दी चलेगा, अभी ये डिराइवेशन थोड़ा सा लेंदी है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि तुम्हें समझा पाऊं। मैं कितना सफल होता हूं मुझे पता नहीं, लेकिन प्रयास तो मैं पूरा करूंगा कि मैं आपको कुछ समझा पाऊं। हाँ ठीक है, चले आगे। हो गया, जल्दी करो उत्सव, मेरे पास इतना टाइम नहीं। अब तुम रात से लिख लेना, ठीक है। बच्चों जिनका हो गया वो आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो। अरे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ने को ना। बेटा 1/2 बाहर निकाल दो और dt बचेगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा ना बच्चों। dt का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो 1/2 बाहर निकाल दो, dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। हो गया, उत्तर हुआ। बस देखो इधर ध्यान से, ई नॉट। बच्चों 1/2 बाहर ले रहा हूं, अंदर dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t। इधर ध्यान दो, तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, देख लो। नहीं उड़े ना, बहुत। कॉस 2 ओमेगा टी, ये -1/2 रहेगा, कॉस 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। बेटा 2 ओमेगा आपकी बार कांस्टेंट है। बेटा कॉस 2 ओमेगा टी, तो पहले बच्चों जो भी कांस्टेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो टी को छोड़ के जो भी है वो कांस्टेंट है ना, तो यहां हो जाएगा 1/2। और क्या है, कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो नीचे 2 ओमेगा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, और अंदर क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी।
बोलो बोलो बेटा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, या कॉस टू थीटा का, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताओ। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। कॉस टू थीटा का कितना होता है, साइन टू थीटा बाई टू, साइन टू थीटा बाई टी ना। तो बच्चों टू ओमेगा भी तो कांस्टेंट ही है, तो टू ओमेगा नीचे आ जाएगा। वो घबराओ मत, होने वाला है। अब तुम्हें खुद करना है, करो खुद करो सॉल्व अब। बताओ क्या डाउट है। अभी तो बता रहा था इसको, तुम्हारा ध्यान किधर था। क्लास के बाहर मिलना, तुम अकेले में बताएंगे। बाहर बता देंगे, बाहर में। कोई बात नहीं। देख लो, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, कह रहे इतना तो मेरे को भी आता है। समझ में आ रहा है। पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट की, माइनस लगाया नीचे वाली वैल्यू, टी में, टी में पुट करना है तो टू ओमेगा इंटू टू पाई बाई ओमेगा, माइनस लगाया नीचे वाला। तो बच्चों साइन फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अंदर अरे बालक, हट, टू ओमेगा बाई टी था, टी की जगह टू पाई बाई ओमेगा डाला है। यहां क्या था, टू ओमेगा टी, और टी की जगह क्या डाला है, टू पाई बाई ओमेगा। टू ओमेगा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट है। प्रूफ है, प्रूफ है। ये लंबा नहीं है, तुम लोग पूछ रहे हो इसलिए लंबा होता है, और तुम लोग को इंटीग्रेशन अभी नहीं आता इसलिए लंबा होता है। अदरवाइज आता तो बस लिख के निकलना था। और इसका तो एक शॉर्टकट भी है, आगे बता दूंगा। थोड़ा बहुत परेशान हो लेना चाहिए। अरे जीवन में थोड़ा बहुत परेशान हो लेना चाहिए। करोगे क्या। अब हो गया, तुम्हें करना है भाई, हमें क्या करना है। फोर पाई, सो साइन फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अरे टू ओमेगा में जीरो मल्टीप्लाई होगा, साइन जीरो आ जाएगा। और यहाँ क्या होता है, टू टू जा फोर, फोर पाई। तो बच्चों जिनको नहीं पता है, साइन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सब जीरो होता है। तो ये जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, बच गया ये। टू से टू काट दो, पाई बाई ओमेगा। बेटा ये कैसे जीरो हुआ, ये पाई बाई ओमेगा ऊपर नीचे कट जाएगा, अंदर केवल वन बाई टू बचेगा। खुद करो। कहा तुम कौन हो जी, तुम हो कौन। कितना टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। ये कर लो फिर, एक क्लास तो इसी में लगता है। अरे आंसर तो निकाल लो तुम लोग। ई नॉट अंडर रूट, ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा अपॉन टू पाई बाई ओमेगा, और इधर का पूरा जीरो, जो भी है उधर का सब जीरो। बच्चे समझ में आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि साइन फोर पाई जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो यहां से आ जाएगा डायरेक्ट।
पाई बाई ओमेगा से पाई बाई ओमेगा कैंसिल, पूरा पाई बाई ओमेगा से पाई बाई ओमेगा कैंसिल, ई नॉट बाई सुनो शॉर्टकट क्या था मैं बता दूं। वीडियो में देख लोगे, जाओ बच्चे देखो इसमें। अरे वैसे अब आखिरी शॉर्टकट, चलो ठीक है जाओ वीडियो में देख लो। जाने दोस्तों, जाओ, गुड इवनिंग। ठीक है डन। सुने इधर ध्यान से, शॉर्टकट क्या है इधर देखो ध्यान से, छोटा शॉर्टकट है। ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं थी। एक टाइम पीरियड में साइन का टोटल एवरेज कितना आता है? 0। एक टाइम पीरियड में साइन का टोटल एवरेज कितना आता है? 0। तो जैसे ये वाला टर्म है इसको क्या लिख देना था? उधर ही आ जाता। ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। मूर्ख को क्या तुम, ये सब करना पड़ता तुमको? गधा कहीं का, यहीं पे 0 कर देते ना तुम। अरे एक टाइम पीरियड में कॉस का भी एवरेज कितना होता है? एक टाइम पीरियड में कॉस का भी एवरेज कितना होता है? 0। तो यहीं पे कर देते 0। अब बताओ इससे बड़ा शॉर्टकट होता? ये तुम लिखते, इसके बाद ऐसे इसको तोड़ते, इसका एवरेज क्या आता है? 0। खत्म बात। 100% मान, उनको मानना पड़ेगा। बस तुम ये लिख देते कि द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस इन वन टाइम पीरियड इज 0, मानना पड़ेगा। देखो ये वाला स्टेप लिखे, ये वाला स्टेप लिखे और ये 0 हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया अगली लाइन में। इधर से पूरा बच गए। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने बताया उतना याद रखो, खत्म। ये सब क्लासिकल मतलब एक, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, और जो पहली बार पढ़े दूसरी बार पढ़े करना ऐसे ही होगा। बस ये कर सकते हो कि यहीं पे 0 कर सकते हो, लेकिन तोड़ने के बाद ये नहीं कि तुम ज्यादा चालाक बन जाना, ज्यादा चालाक बन के यहीं मत उड़ा देना 0, इस जगह मत उड़ा देना भाई, क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन है। हाँ जब लीनियर बन जाए, जब लीनियर बन जाए और ऐसे तोड़ लो, तब उड़ा देना उसको पूरा 0। लेकिन लीनियर बना के तोड़ दो ताकि ये वाला बच जाए, नहीं तो तुम जानकार बन के यहीं पर पूरे को उड़ा देना 0, तो फिर पूरा आंसर 0, फिर तुम्हारा नंबर भी 0। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन तोड़ने के बाद इसको 0 कर दो, मत करो कैलकुलेशन, बस इसका कर लो, ये तो आसानी है। ठीक है ना? आज हम लोग बहुत मेहनत मशक्कत के बाद केवल आरएमएस वोल्टेज को पढ़ पाए, और ये भी नहीं पढ़ पाए कि वो डीसी इक्विवेलेंट क्यों है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएं। नहीं वो डीसी डिराइवेशन असली था, बाकी तो डीसी इक्विवेलेंट क्यों है तो छोटा सा टॉपिक है वो next class। हाँ ये पूरा ई नॉट बाई रूट टू तो बहुत, अरे ये डिराइवेशन तुम्हें भूल भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू होती है, याद रहे। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज, एवरेज एक साइकिल में 0 होता है। मैथ लगा रहे हो गुरु? तो मैथ लगा लो, तो मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन क्या करता है? एरिया निकालता है ना। एरिया जब पूरे साइकिल में निकालेगा तो पहले ऊपर वाली एरिया प्लस में आएगी और नीचे वाली एरिया खत्म हो। अरे उससे क्या मतलब, जब न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर रहे कुछ। ये पूरा एरिया देगा ना बेटा cos 2 ओमेगा टी का, dt नीचे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो एरिया ऑफ ग्राफ निकला है। छुट्टी बेटा, छुट्टी छुट्टी।